हेलो दोस्तों, तो आज के प्रीमिक्स में हम 5 सवाल डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर्स के। तो आप में से जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस साल एग्जाम दे रहे हैं, वो इन पर्टिकुलर 5 क्वेश्चन से खुद को कहीं ना कहीं टेस्ट कीजिए कि आपको और कितने रिविजन्स की ज़रूरत है। बिकॉज 30 के अराउंड दिन आपके पास रह गए हैं, तो उसमें आप जितना हो सके उतना आप रिविजन कीजिए। ठीक है जी। और जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो अगले 1-2 साल के बाद के लिए प्रिपेयर करें, आप यू टेक इट एज कि आपने आज 5 नई चीज़ें सीखी। ठीक है। पहला क्वेश्चन कहता है, इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ रैटिफाइंग वन पर्टिकुलर प्रोटोकॉल। कौन सा पर्टिकुलर प्रोटोकॉल? एडिशनल प्रोटोकॉल विद IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात करें कि यदि इंडिया ने इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को रैटिफाई किया तो इसका क्या मतलब है इन चारों में से। तो लेट्स से कि इंडिया रैटिफाइज दिस प्रोटोकॉल, तो इसका मतलब क्या है कि इंडिया के जितने भी सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं ये अंडर IAEA सेफगार्ड्स आ जाएंगे, या फिर इंडिया की जितनी मिलिट्री न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं वो अंडर IAEA के इंस्पेक्शन आ जाएंगी, या फिर इंडिया को प्रिविलेज मिल जाएगा कि NSG से जो है यूरेनियम ले सके, या फिर अगर ये प्रोटोकॉल इंडिया ने रैटिफाई किया तो जो आपकी कंट्री है वो ऑटोमेटिकली NSG की मेंबर बन जाएगी। तो 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए, सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है, और आपका आंसर है ए, कि जितने भी सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं दे विल कम अंडर IAEA सेफगार्ड्स। तो एडिशनल प्रोटोकॉल में क्या होता है, बेसिकली अगर आप इस प्रोटोकॉल को साइन करते हैं तो ये IAEA की एबिलिटी को टू वेरीफाई जितने भी आपके पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल है उसको इस पर्टिकुलर पूरे मुद्दे को सेफगार्ड करते हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि जो भी आपके सिविलियन फैसिलिटीज हैं, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं ये सेफगार्ड कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तो क्वेश्चन कह रहा है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज अ कॉन्सेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ अ प्रोसेस विच एनेबल्स। ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल में आपको देखना है कि ये चारों किससे एसोसिएटेड है। पहला कहता है कि इंडिविजुअल्स ऑफ अ कंट्री टू एक्यूमुलेट मोर कैपिटल। दूसरा ऑप्शन कहता है कि इंक्रीज इन नॉलेज, स्किल लेवल्स एंड कैपेसिटीज ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। तीसरा कहता है एक्यूमुलेशन ऑफ टैंजिबल वेल्थ, और चौथा कहता है एक्यूमुलेशन ऑफ इंटैंजिबल वेल्थ। तो 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए, सोचिए व्हाट डज ह्यूमन कैपिटल स्पेसिफाई। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि ओके, लेट्स ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है। तो 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए, एंड आपका आंसर यहां पे बनता है 2 and 4 सी। ठीक है। तो कभी भी ह्यूमन कैपिटल की बात होगी ना, तो हमेशा ही ह्यूमंस की नॉलेज में, उनकी स्किल्स में इसकी इंक्रीमेंट की बात होगी। तो 2 तो आपका करेक्ट डेफिनेटली है। ठीक है। जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है दैट टॉक्स अबाउट एक्यूमुलेटिंग मोर कैपिटल। ठीक है। अब मान लीजिए कि ह्यूमन कैपिटल में क्या हो रहा है, आप अपनी नॉलेज, स्किल लेवल, कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप ह्यूमंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इट डायरेक्टली डजंट टॉक अबाउट कि आपने कैपिटल ज्यादा एक्यूमुलेट की है या नहीं की है, या टैंजिबल वेल्थ। टैंजिबल वेल्थ क्या होती है, जिसको आप काउंट कर सकते हो। तो उस तरह की वेल्थ को ये स्पेसिफाई नहीं करता है। रादर जो इनटैंजिबल वेल्थ है, इनटैंजिबल वेल्थ इन टर्म्स ऑफ मान लीजिए सोसाइटी में ट्रस्ट है या और कुछ फैक्टर्स हैं, वो आपकी ह्यूमन कैपिटल होते हैं जो कहीं ना कहीं ह्यूमंस को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द नंबर ऑफ पर्सन जिनमें स्किल्स हो, एजुकेशन हो, जो कि कहीं ना कहीं ह्यूमन डेवलपमेंट में, यानी कि आपकी कंट्री की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट में आगे एक माध्यम बन सके। और इनटैंजिबल वेल्थ क्या होता है कि मान लीजिए ट्रस्ट है, एफिशिएंट जुडिशियल सिस्टम है। बिकॉज जुडिशियल सिस्टम कितना एफिशिएंट है या नहीं है, इसके लिए कोई टैंजिबल टर्म तो नहीं है ना, आप उसको रेट तो नहीं कर सकते 1 to 10 की टर्म में, कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन तो नहीं है इसकी। तो ये इनटैंजिबल चीजें होती हैं। तो कभी भी ह्यूमन कैपिटल की फॉर्मेशन होगी तो आपका आंसर क्या होगा उनमें से 2 and 4 ओनली। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के बारे में सवाल है। पहला ऑप्शन कहता है कि इट्स एन एशियान इनिशिएटिव टू अपग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन एशिया। ठीक है। जो कि फिनेंस होगा बाय क्रेडिट फ्रॉम ADB। तो क्या ये एशियान और ADB से एसोसिएटेड है? दूसरा ऑप्शन आपका कहता है कि ये एक वर्ल्ड बैंक की कोलैबोरेशन है कि जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है
उनके लिए कहीं ना कहीं काम करें। तीसरा ऑप्शन कहता है कि एक कोलैबोरेशन है ये बिटवीन मेजर बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड जो कि OECD के साथ काम कर रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी काम कर रहे हैं। स्पेसिफिकली इनमें किस तरह के लोग इन्वेस्ट करेंगे? प्राइवेट लोग इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। और चौथा कहता है कि UNCTAD का फंड किया हुआ इनिशिएटिव है जिसका एजेंडा क्या है? वर्ल्ड में फाइनेंस और फैसिलिटेट करना इंफ्रा डेवलपमेंट को, ठीक है जी। तो चारों में एक कॉमन चीज देखिए आपने, चारों के चारों इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं। यहां पे भी इंफ्रा की बात हो रही है, यहां पे भी इंफ्रा की बात है, यहां पर भी इंफ्रा की बात है, एंड अगेन चौथे में भी इंफ्रा की बात है। इसका मतलब एक चीज तो पक्की है कि इंफ्रा से डेफिनेटली एसोसिएटेड है। अब यहां पे आपको सेकंड लेवल पे क्या ढूंढना है कि कौन से इंस्टीट्यूशन एसोसिएटेड है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट में ASEAN और ADB है, सेकंड में वर्ल्ड बैंक है, तीसरे में मेजर बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड हैं जो कि OECD से एसोसिएटेड है, और चौथा UNCTAD, ठीक है। तो 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए, सोचिए, और आपका आंसर है बी। तो जो ये ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स को केटर करती है ऑफ द इमर्जिंग इकोनॉमीज, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जितने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको ये लोन्स या फाइनेंशियल असिस्टेंस भी पहुंचाने की कोशिश करती है, ठीक है जी, याद रहेगा। और इसमें ये प्राइवेट एंटिटीज के साथ बहुत ज्यादा काम करती हैं। फॉर एग्जांपल एसेट मैनेजमेंट फर्म्स हो सकती हैं, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हो सकती हैं, प्राइवेट पेंशन एंड इंश्योरेंस फंड हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं इस इंफ्रास्ट्रक्चर से एसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है जी, याद रहेगा। चलिए चौथा सवाल है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर इंस्क्रिप्शंस इज रान्यो अशोका मेंशन्ड अलोंग विद द स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका, ठीक है। थोड़ा सा टीडियस क्वेश्चन है ना, दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो इट्स ओके इफ यू डोंट नो। यूजुअली हिस्ट्री ऑप्शन वालों को ऐसे आंसर्स आते होते हैं, यदि आपको नहीं आता है तो इट इज फाइन, बट इफ यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट मीन्स यू हैव एन एडेड एडवांटेज और आपको उस चीज पे और प्रिपेयर करना चाहिए। तो आपका आंसर यहां पे क्या है जी? ए, कग्नहल्ली, ठीक है। तो जी कग्नहल्ली है, दिस इज अबाउट 3 किलोमीटर्स फ्रॉम सन्नाटी कर्नाटका। यहां पे जो एक्सकेवेशंस मिले हैं वो रान्य अशोका यानी कि किंग अशोका को मेंशन करते हैं, ठीक है जी, याद रहेगा। चलिए आखिरी सवाल पे आते हैं। इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस algae based biofuels, but what are the likely limitations of developing countries in promoting this industry? आप ना एक चीज नोटिस करना, कभी भी अगर आप पिछले सवाल देखोगे तो ऐसे जो टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं ना, कभी भी इनके एब्सोल्यूट क्वेश्चंस नहीं होते। जैसे आप यहां देख रहे हो, लाइकली लिमिटेशंस क्या है, क्या हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको नैनोटेक से क्वेश्चन आएगा, वहां पे भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, व्हाट मे बी द लिमिटेशंस, माइट बी द लिमिटेशंस, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस के आंसर ना विद टाइम बदलते भी हैं जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो है अपग्रेड होती है, ठीक है। तो अब आपको एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल बनाने हैं, तो वो कह रहे हैं कि क्या इश्यूज आ सकते हैं एक डेवलपिंग कंट्री को प्रमोटिंग दिस इंडस्ट्री। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि पहली लिमिटेशन क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल जो है वो सिर्फ सीज में हो सकती है, कॉन्टिनेंट्स पे हो ही नहीं सकती, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, सेटिंग अप एंड इंजीनियरिंग सच प्रोडक्शन में क्या होता है, हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज चाहिए होती है, ठीक है, जो क्या डेवलपिंग कंट्रीज के पास होते हैं। यहां पे इस ना सेकंड ऑप्शन को पढ़ के आपको समझ जाना चाहिए था कि हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज तो चाहिए होती है, और क्योंकि स्पेसिफिकली ये डेवलपिंग कंट्रीज की बात कर रहा है तो डेवलपिंग कंट्रीज में डेफिनेटली टेक्नोलॉजी डेफिसिट होता है। अगर आप ये डेवलपिंग कंट्रीज छोड़ दोगे ना तो आपका आंसर जो है कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आ सकती है। तो एक एक शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो सेकंड तो आपको समझ में आ जानी चाहिए, करेक्ट तो है ही है। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है कि इकोनॉमिकली वायबल प्रोडक्शन नेसेसिटीज द सेटिंग अप ऑफ अ लार्ज scale facility which may raise ecological and social concerns। obviously developing countries है, ठीक है। developing countries में क्या है, वो कह रहे हैं कि economically viable अगर आपको प्रोडक्शन करनी तो हमेशा कुछ ना कुछ ecological और social concerns रहेंगे, ये भी डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए, करेक्ट। तो 2 और 3 तो आपको डेफिनेटली पता है, 1 पे आपको डाउट आना चाहिए। तो 1 क्या कहता है कि प्रोडक्शन ऑफ algae based biofuel is possible only in seas and not on continents। obviously पॉसिबल नहीं है, राइट, कॉन्टिनेंट्स पे डेफिनेटली पॉसिबिलिटी होगी। तो आपका आंसर क्या बनता है यहाँ पे 2 and 3 ओनली। अगर आप और देखो तो जो ये प्रोडक्शन ऑफ एल्गल बायोफ्यूल है ये सीज और कॉन्टिनेंट्स दोनों में हो सकता है। रादर अगर आप देखो तो ये
मार्जिनल या नॉन क्रॉप लैंड में तो ग्रो करते ही हैं, प्लस ब्रैकिश वाटर या पोल्यूटेड वाटर सिस्टम्स में भी वर्क करते हैं। रादर अगर आप देखो कॉन्टिनेंट्स की बात कर रहा है ना, तो आपको एक सेटअप भी क्रिएट करना है, तो ऑब्वियसली जो कॉन्टिनेंट बेस्ड यानी कि जो लैंड बेस्ड सेटअप होगा डेफिनेटली मोर डेवलप्ड होगा देन सी बेस्ड सिस्टम, बिकॉज सी में आपको और भी तो एक्स्ट्रा इंफ्रा चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस में ना एक छोटा सा हिंट अगर आपको पता हो, जैसे कि अगर आप यहां पे समझ लेते कि नॉट ऑन कॉन्टिनेंट्स का तो मतलब ही नहीं है, बिकॉज जो ऐसे मान लीजिए कि ऐसे जो स्ट्रक्चर्स होंगे या कंस्ट्रक्शंस होंगी डेफिनेटली दे विल बी मोर सक्सेसफुल ऑन द कॉन्टिनेंट्स, राइट। सीज पे डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगी, बट एक्स्ट्रा इंफ्रा और उसी तरह के रिसोर्सेस की जरूरत होगी। ठीक है जी, याद रहेगा जी। चलिए, आपको हमारे सारे कोर्सेज के बारे में पता है। 7 सितंबर इज द लास्ट डेट। सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंटली हमने कोशिश की है कि कभी भी आप में से कोई भी स्टूडेंट फंड्स की वजह से ना पीछे रह जाए। तो इफ यू हैव एनी इश्यूज, एनी क्वेश्चंस, प्लीज फील फ्री टू कॉल अस और मेल अस एंड वील ट्राई टू हेल्प यू विद आवर बेस्ट एफर्ट्स। ठीक है जी, चलिए, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। ओके दोस्तों, बाय बाय।